आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज़रबाईजान एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है जिस पर आर्मीनिया के ईसाई दहशतगर्दों ने हमला कर रखा है। पुरतशद्दुद झड़प और लड़ाई इस वक्त वहाँ जारी है। इस बीच तुर्की ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है पूरा मामला और क्या है यहाँ की तारीख, क्यों तनाज़ुर है, बताएंगे आज खबर दर खबर में पूरी तफसील। इसके अलावा जसवंत सिंह का भी करेंगे तस्करा, जिन्होंने बीजेपी को कायम किया, लेकिन एक मामूली बात को बुनियाद बनाकर आरएसएस और बीजेपी ने उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया। और आखिर में इसराइल की बात, जहां 3 महीना से लगातार नेतन्याहू के खिलाफ अवाम सड़कों पर एहतजाज कर रही है। लेकिन पहले आज की ये 5 अहम न्यूज़। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने किसानों से मुताल्लिक तीनों बिलों पर दस्तखत कर दिया है और अब ये तीनों बिल कानून बन गए हैं। दूसरी तरफ पूरे मुल्क में किसानों का प्रोटेस्ट लगातार 4 दिनों से जारी है। मुल्क की 18 से ज़्यादा पार्टियों ने सदर जमहूरिया से मुलाकात करके भी रिक्वेस्ट किया था कि संसद में गैर जमहूरी तरीक़ा से बिल मंजूर किए गए, आप उस पर दस्तखत न करें, लेकिन राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जराइम के वाक़यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं और योगी हुकूमत उस पर काबू पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आया है, जहां एक खातून के साथ चलती बस में इज्तिमाई इस्मत दरी की गई और फिर उसे सड़क पर फेंक दिया गया। खातून को कोल्ड ड्रिंक के जरिए नशा दिया गया था, जिसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर पूरी रात रेप किया। इस दर्दनाक हादसा की शिकार खातून इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है और उसने पूरे वाक़या के ताल्लुक से पुलिस को तफसीलात भी बता दी है। बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या ने बीजेपी यूथ का सदर बनते ही जहर उगलना शुरू कर दिया है। पहला बयान देते हुए कहा कि बेंगलोर दहशतगर्दों का अड्डा बन चुका है। होम मिनिस्टर अमित शाह से मैंने दरख्वास्त की है कि वो बेंगलुरु के लिए अलहदा एनआईए की टीम मुकर्रर करें। ये वही तेजस्वी सूर्या है जिनका अरब ममालिक और मुस्लिम खवातीन के खिलाफ एक ट्वीट पिछले दिनों बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर तबसरा करने की वजह से पुलिस ने 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के घर को यूपी हुकूमत ने मुनहदिम कर दिया है। इस ताल्लुक से मोहम्मद गुलाम और राघविंदर ने फेसबुक पोस्ट लिखकर योगी आदित्यनाथ की तनकीद की थी, जिसकी बुनियाद पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भारत में कोरोना वायरस का केस लगातार बढ़ता जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 60 लाख हो गई है। अब तक मजमूई तौर पर 93,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और अब बात आज के असल मुद्दे की। सोवियत यूनियन रूस के खात्मा के बाद 2 मुल्क बना था। एक मुल्क आर्मीनिया है और दूसरा आज़रबाईजान। आर्मीनिया में ईसाइयों की अक्सरियत है और आज़रबाईजान में मुसलमानों की। इस वक्त आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंग हो रही है। दोनों तरफ की फौजें मैदान जंग में एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं और उसकी वजह है ईसाई दहशतगर्दों का मुस्लिम इलाका पर नाजायज़ कब्जा। दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान ये लड़ाई नगोर्नो काराबाख के सरहदी इलाका में हो रही है। ये पूरा मुस्लिम इलाका है जिस पर मसीही दहशतगर्दों ने साबिक सोवियत यूनियन के खात्मा के बाद कब्जा कर लिया था और उसी वक्त से ये लड़ाई और झगड़ा जारी है। दोनों फौजों के दरमियान ये लड़ाई आज इतवार 27 सितंबर की सुबह से नगोर्नो काराबाख में हो रही है। नगोर्नो काराबाख नामी खित्ते के सदर आराइक हारूतिवनियान ने बताया कि सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम फौजी दस्तों को हरकत में लाते हुए मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। साबिक सोवियत यूनियन की ये दोनों रियासतें एक दूसरे पर हमला की शुरुआत करने के इल्ज़ाम लगा रही है। आर्मीनिया का कहना है कि आज़रबाईजान ने पहले हमला किया। आज़रबाईजान का कहना है कि आर्मीनिया ने पहले हमला किया है। आर्मीनिया की वजारत दफा ने अपने बयान में कहा कि आज़रबाईजान की फ़ौज ने नगोर्नो काराबाख के खित्ते के शहरी इलाकों में कई अहदाफ को निशाना बनाया। आर्मीनिया हुकूमत ने इस इलाके के मरकजी शहर पर भी गोलाबारी का इल्ज़ाम लगाया है।
डिफेंस मिनिस्ट्री ने जवाबी कार्रवाई में 2 लड़ाका हेलीकॉप्टर और 3 ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया है। दूसरी जानिब आज़रबाईजान ने सरहदी इलाके में ऑपरेशन शुरू करने की इत्तला तो दी है, मगर शहरी इलाकों पर बमबारी की खबरों की तरदीद की है। आज़रबाईजान की वजारत दिफा के मुताबिक आर्मीनिया की जंगी सरगर्मियों के रद्द-ए-अमल में अपने शहरियों की हिफाजत के लिए टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन्स और लड़ाका तैयारों को हरकत में लाया गया है। दोनों मुल्क यानी फरीकैन एक दूसरे को पहुंचने वाले भारी जानी और माली नुकसानात के दावे कर रहे हैं। तफसीलात अभी तक पूरी सामने नहीं आई है। रूस ने ताज़ा झड़पों और तशद्दुद के बाद दोनों ममालिक पर फौरी जंग बंदी के लिए जोर दिया है। मास्को में रूसी वजारत खारजा के एक बयान में कहा गया है, फरीकैन कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए हमले बंद करें और बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। दोनों मुल्कों में कशीदगी और झगड़े की वजह क्या है, आइए वो जानते हैं। आर्मीनिया के ईसाई हुर्रियत पसंदों ने नगोर्नो काराबाख पर साल 1990 की दहाई के आगाज में कब्जा कर लिया था। बैनुल-अक़वामी बिरादरी नगोर्नो काराबाख को मुस्लिम अक्सरियती मुल्क आज़रबाईजान का ही हिस्सा करार देती है। उस वक्त उस जंग में लगभग 30,000 जानें भी ज़ाय हो गई थी। आज़रबाईजानी आर्मीनियाई तनाज़ुर साल 1990 की दहाई में साबिक़ सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद पैदा होने वाले बदतरीन इलाक़ाई तनाज़ुआत और लड़ाई में से एक है। नगोर्नो काराबाख जनूबी कफ़काज़ में एक आज़ाद जमहूरिया मुल्क है जो बाज़ाब्ता तौर पर जमहूरिया आज़रबाईजान का हिस्सा है और इसकी राजधानी बाकू से 270 किलोमीटर मगरिब में आर्मीनिया की सरहद के करीब है। विकिपीडिया पर दर्ज मालूमात के मुताबिक ये इलाका आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान 1918 में रूसी सल्तनत से आज़ादी हासिल करने के बाद ही तनाज़ुर की वजह बना हुआ है। साउथ कफ़काज़ में सोवियत यूनियन तोसी के बाद 1923 में नगोर्नो काराबाख के इलाके को आज़रबाईजान का इलाका बना दिया गया था। 10 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद काराबाख में रेफरेंडम करवाया गया, जिसमें वहाँ के अवाम ने आज़रबाईजान से अलहदगी के हक़ में वोट दिया। ताहम उसे किसी आलमी तंजीम और आर्मीनिया समेत किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया। इस मसले पर आर्मीनिया और आज़रबाईजान के बीच जंग भी हो चुकी है, जिसे नगोर्नो काराबाख जंग कहा जाता है। 1994 में तय पाने वाले जंगबंदी माहिदे के बाद से अमन अभी तक कायम नहीं हो सका है। वक्फे से झड़पों की इत्तलात मौसूल होती रहती है। इससे कबल साल 2016 में दोनों मुल्कों की अफवाज के माबैन बाकायदा जंग हुई थी, जिसमें मजमूई तौर पर 110 अफराद मारे गए थे। इसी साल जुलाई में झड़प हुई थी, जिसके नतीजे में 17 फौजियों की हलाकत हुई। अरब आर्मीनियाई दहशतगर्दों के हमला के बाद ताज़ा जंग की इत्तलात है। फ्रांस, रूस और अमेरिका सालिसी की कोशिश करते आए हैं, मगर किसी भी मुमकिना अमन डील की उम्मीदें साल 2010 में मुज़ाकरात के खात्मे के बाद ही ख़त्म हो गई थी। ऐसे खदशात भी है कि आज़रबाईजानी और आर्मीनियाई तनाज़ुर में खित्ते की 2 बड़ी क़ुव्वतें भी मुलव्विस हो सकती हैं। तुर्की हालिया कुछ अरसे से आज़रबाईजान की हिमायत में बयानात देता आया है। इन दोनों ममालिक की आपस में क़ुर्बत की एक वजह आर्मीनिया पर अदम एतमाद भी है। अनकरा हुकूमत की जानिब से नगोर्नो काराबाख के वापस आज़रबाईजान के साथ इल्हाक़ की हिमायत में कई बयानात सामने आ चुके हैं। दूसरी जानिब पहली आलमी जंग के दौरान सल्तनत उस्मानिया के दौर में तकरीबन 15 लाख आर्मीनियाई बाशिंदों के कत्ल आम पर अनकरा और आर्मीनिया में कौमी हुकूमतों के माबैन पहले ही कशीदगी और तनाज़ुर मौजूद है। आर्मीनिया का कहना है कि नस्लकुशी थी, दूसरी जानिब तुर्की ने हमेशा इसका इनकार किया है। बहरहाल एक तारीखी तनाज़ुर है। ये भी सच है कि आर्मीनिया जब खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था तो यहाँ के ईसाइयों ने अंदरूनी तौर पर हमेशा गद्दारी की, बरतानिया का साथ देकर खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने में भरपूर किरदार अदा किया। आर्मीनिया के ईसाइयों ने चर्च और दीगर मजहबी मकामात का सहारा लेकर हमेशा उस्मानियों के खिलाफ साजिशें की। हालिया दिनों में रूस आर्मीनिया का इत्तेहादी है और उसे अस्करी और जंगी साजो सामान फराहम करता आया है। दूसरी तरफ तुर्की ने खुलकर आज़रबाईजान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। तुर्क वज़ीर दफा ने कहा कि कफ़काज़ में अमन इस्तेहकाम की राह में आर्मीनिया की जारहियत और दहशतगर्दी हायल है। वो इस जारहियत से दस्तबरदार हो जाए, वरना पूरा खित्ता आग में झुलस जाएगा।
ترک صدر کے ترجمان ابراہیم قالن نے دونوں ملکوں کے درمیان جھڑپوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ آرمینیا نے ایک مرتبہ پھر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ ظاہر کر دیا کہ اس کو امن اور استحکام میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا مقصد تنازع پھیلانا اور جھگڑا لڑائی کرنا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ میں عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ اس خطرناک جارحیت اور دہشت گردی کو رکوائے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ آذربائیجان تنہا نہیں ہے، اس کو ترکی کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے آذربائیجان کو ہر طرح کی مدد مہیا کرنے کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ جس طرح کی بھی مدد چاہتا ہے اس کو یہ مدد مہیا کی جائے گی۔ ترک وزیر خارجہ مولود شاوس اوغلو نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ٹیلی فون پر آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جاری بحران اور کشیدگی کے بارے میں بات چیت بھی کی ہے اور اسے رکوانے کے بارے میں دونوں نے تبادلہ خیال کیا ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان پورا تنازع نگورنو کاراباخ کو لے کر ہے۔ تاریخی اور عالمی قراردادوں کے مطابق یہ آذربائیجان کا ہی علاقہ ہے جس پر آرمینیا نے 1990 میں زبردستی قبضہ کر لیا اور اب یہاں سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے۔ جس طرح ترکمانستان کے صوبے سکیاک پر چین نے قبضہ کر کے وہاں سے ایغور مسلمانوں کو نکالنا شروع کر رکھا ہے اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور انہیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ فلسطین پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ قبرص پر یونان نے قبضہ کر لیا۔ اسی طرح نگورنو کاراباخ پر آرمینیا نے قبضہ کر کے یہاں کے مسلمانوں پر ظلم کر رکھا ہے۔ اور اب بات جسونت سنگھ کی۔ جسونت سنگھ انتقال کر گئے۔ وہ بی جے پی کے بانی ممبر اور سینئر لیڈر تھے۔ ان کی وفات پر وزیر اعظم نریندر مودی سمیت کئی لیڈروں نے غم اور دکھ کا اظہار کیا ہے، انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے، لیکن جب انہیں پارٹی سے ہٹایا گیا تو کسی نے زبان تک نہیں کھولی، کسی بھی لیڈر نے ان کا ساتھ نہیں دیا، نہ ان کی حمایت میں ایک جملہ تک کہا۔ جسونت سنگھ کی وفات 82 برس کی عمر میں ہوئی ہے۔ نئی دلی کے ایک فوجی ہاسپٹل نے خبر دی کہ جسونت سنگھ مختلف بیماریوں کے سبب 25 جون سے اس ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ اتوار 27 ستمبر کی صبح انہیں دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا اور وہ اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مختلف ٹویٹس میں جسونت سنگھ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہوئے کہا، جسونت سنگھ کو سیاسی اور معاشرتی امور پر اپنے منفرد نقطہ نظر کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا۔ مودی نے ایک ٹویٹ میں لکھا، جسونت سنگھ نے بڑی لگن کے ساتھ ہماری قوم کے لیے خدمات انجام دی، پہلے ایک فوجی کے طور پر اور پھر بعد میں سیاستداں بن کر۔ جسونت سنگھ نے زندگی کی شروعات ایک فوجی سے کی تھی۔ سال 1960 میں انہوں نے فوج کو خیر آباد اور الوداع کہتے ہوئے عملی سیاست میں قدم رکھ دیا۔ وہ 9 مرتبہ ایم پی منتخب ہوئے۔ 1998 سے 2004 کے درمیان جب بی جے پی کی حکومت تھی تو جسونت سنگھ وزیر دفاع، وزیر خزانہ اور پھر وزیر خارجہ کے عہدہ پر بھی فائز رہے۔ جسونت سنگھ کو سال 2009 میں بھارتی جنتا پارٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ پڑوسی ملک پاکستان کے بانی محمد علی جناح کی تعریف بنی تھی۔ جسونت سنگھ نے جناح انڈیا پارٹیشن اور انڈیپینڈنس نام کی کتاب لکھی جس میں انہوں نے محمد علی جناح کی تعریف کی تھی۔ آر ایس ایس اور بی جے پی کو یہ پسند نہیں آیا کہ جسونت سنگھ نے جناح کی تعریف کی ہے اور فوراً انہیں نکال دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد انہیں دوبارہ واپس لیا گیا، لیکن انہوں نے 2014 میں بی جے پی سے خود ہی علیحدگی اختیار کر لی۔ 2014 کے عام انتخابات میں ایک آزاد امیدوار کے طور پر وہ کھڑے ہوئے اور کامیاب بھی رہے۔ جسونت سنگھ کو مختلف حلقوں میں یاد کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ بھی ہے کہ بی جے پی کے ممبر ضرور تھے، بانی تھے، لیکن آر ایس ایس سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی سنگھی ایجنڈا کو کبھی بھی انہوں نے پروموٹ کیا، اور یہی وجہ تھی کہ آر ایس ایس نے آخر عمر میں انہیں نکال دیا، اور جب آر ایس ایس کا کنٹرول ہوا تو بالآخر آر ایس ایس نے ان سے بدلہ لے ہی لیا۔
اسرائیل میں کورونا وائرس کی پابندیوں کے باوجود ہزاروں اسرائیلی شہریوں نے سنیچر کی رات یروشلم میں وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر بڑے احتجاجی مظاہرے میں حصہ لیا۔ مظاہرین نیتن یاہو کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو بدعنوانی کے مقدمات کا سامنا ہے اور اس لیے عوام انہیں اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ مظاہروں کا یہ سلسلہ اسرائیل میں پچھلے 3 مہینہ سے لگاتار جاری ہے۔ نیتن یاہو کی کوشش ہے کہ ایسے اجتماعات پر پابندی لگا دی جائے، مگر پارلیمنٹ فی الحال اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے۔ مظاہرین یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ نیتن یاہو کورونا وائرس کی وبا کے باعث پابندیوں کی آڑ میں دراصل اپنے خلاف عوامی آوازیں دبانا چاہتے ہیں۔ جس طرح ہندوستان میں کورونا کے نام پر مخالف آوازوں کو دبایا جا رہا ہے اور سرکار فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مرضی کے فیصلے کر رہی ہے۔ خبر در خبر میں آج اتنا ہی۔ ہمارے پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ پھر ملاقات ہوگی اگلے شو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔